तो पेज नंबर 30 के ऊपर में नौकर्म, बंद, स्थिति और उदय। देखो, सागर का नाप और कर्म का गणित पर हमने पढ़ा। अभी बोल रहे हैं कि करोड़ों और अरबों संख्याओं का इतना आकर्षण होगा तो जिनागम का अध्ययन जरूर करना। यहाँ तो सारी चीजें असंख्यात, अनंत, पल्य, सागर आदि में ही नापी जाती हैं। यहाँ तो अनंतों में कारोबार चलता है। सबसे महत्व की बात याद रखें कि मेरी समझ में नहीं आता ऐसा विकल्प भी विचार भी मन में नहीं लाना। मेरी समझ में नहीं आया, यह बात किसकी समझ में आई? हमारी या पड़ोसी की? या जिसकी समझ में आई वही तो हम स्वयं हैं। आगम ज्ञान भी हमारी समझ में अवश्य आएगा, क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि ये सब हमारी बात है ना। आगम में जितनी बात लिखी है वो किसकी लिखी? जीव के लिए तो लिखी, मुख्य करके, है ना। बाकी सब तो उसके लिए, उन सब से जीव निराला कैसा है ये जानने के लिए बाकी सब द्रव्यों की बात की गई है, स्थानों की बात की गई। मैं तो केवल ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान का घनपिंड हूँ और उसमें से सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें निरंतर निकलने वाली हैं। फिर भी मैं ध्रुव वैसा का वैसा अनादि अनंत विराजमान हूँ और रहूंगा। इस बात का पता चले तो उसकी तुलना में इस अल्प श्रुत ज्ञान की क्या चिंता करनी है। कल अपन ने ये भी बात पढ़ी थी कि भले ही हमारा अभी शुद्ध ज्ञान अल्प ही क्यों ना हो, लेकिन हम तो एंटाइटल्ड हैं उस केवल ज्ञान के, जो हमारा स्वभाव में ही है, केवल ज्ञान रूप पर्याय को प्रकट करना। अपने स्वभाव का ही इनकार मत करना। श्रुत ज्ञान की यह पर्याय भी अपने ज्ञान स्वभाव में से ही निकलती है, शास्त्र वाचन में या शब्दों में से नहीं निकलती। क्योंकि जो पर्याय जिस द्रव्य की है वह द्रव्य ही उसका करता है, अन्य कोई नहीं। शास्त्र का पठन पाठन उसको समझना जीव ही तो करेगा ना, और कोई द्रव्य तो कर नहीं सकता। और जीव क्यों करेगा? क्योंकि उसका स्वभाव है अपनी बात को जानना, अपने स्वरूप को जानना, और संपूर्ण रूप से जान करके संसार के समस्त क्लेशों से, समस्त कषायों से निवृत्त हो जाने के कारण अपनी केवल ज्ञान रूपी दशा को प्रगटाना, ये जीव का ही स्वभाव है। कर्म के परमाणु कितनी संख्या में आते हैं और कितने प्रमाण में किस तरह उदय में आते हैं, यह बड़ा मनोरंजक विषय है। जिस तरह कर्म में निषेक रचना होती है उसी तरह शरीर में यानी कर्म में भी निषेक रचना होती है। देखो, निषेक रचना का अर्थ अपन ने क्या पढ़ा था पहले कि जो कर्म उदय में जब आते हैं, बंध गए हैं, बंधने के बाद में वो उनका उदय आ रहा है, हर क्षण आ रहा है, तो वो किस परिमाण में आएंगे, कैसे, कौन सा पहला निषेक आएगा, उस निषेक में कितने परमाणु होंगे, तो उनके जो लास्ट जो निषेक खिलेगा तो उनकी जो किस तरह से जो मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये संपूर्ण कर्मों की व्यवस्था, उनका जो डायग्राम, उनको डायग्रामेटिकली जानना, ये सब इसके अंदर में आएगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि वो निषेक रचना कैसी हुई, कैसे पहले बहुत सारे परमाणु है, फिर उनसे कैसे कम आए, उनमें कौन कौन सी जाति के कर्म आएंगे, ये सारी जो है वो निषेक रचना में गणित भी आएगा और ग्राफ्स भी आएंगे। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि जो मुख्य कर्म है, 8 कर्म जो मुख्य कर्म है उनका निषेक रचना होती है, और उसी तरह से निषेक रचना 9 कर्म में भी होती है। हमारे शरीर के अंदर कितने परमाणु आते हैं, जाते हैं, किस तरह से आते हैं, कौन से समय में कैसे परमाणु आते हैं, कौन से भाव करते हैं तब कौन से परमाणु होते हैं, ये सब चीजें। बुढ़ापे में शरीर में कैसे दूसरे परमाणु आने लगते हैं, यंग एज में कैसे आते हैं, वो सारी बात। हम इस बात से परिचित हैं कि जब जीव मरकर परभव की ओर गमन करता है तो विग्रह गति में उसके कारमान और तेजस शरीर होते हैं। विग्रह गति का काल 1 से 4 समय है। उसमें से ऋजु गति वाला जीव उसी समय में नौकर्म आहार ग्रहण करता है, अर्थात शरीर आदि संबंधी अनंत पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। जैसे अगर कोई की ऋजु गति है तो एक समय में वहां पहुंच जाएगा बिना मोड़ के, तो उसका जो आहार, उसका जो नौकर्म रूपी जो आहार है वो बाधित ही नहीं हुआ, वो प्रति समय मिल रहा है उसको। अर्थात
शरीर आदि संबंधी अनंत उद्गल परमाणुओं का ग्रहण करता है। फिर एक मोड़ वाला, जैसे पानी मुक्ता कहते हैं, पानी मुक्ता एक मोड़ वाले जीव पहले समय में अनाहारक रहकर दूसरे समय में आहारक होते हैं। जब दो मोड़ है ना, तो पहले मोड़ में कुछ नहीं लेगा, दूसरे मोड़ में जाकर के यहाँ वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तब आहारक हो जाएगा। लांगलिका यानी दो मोड़ वाले जीव दो समय तक अनाहारक रहकर तीसरे समय में आहारक होते हैं, और गोमूत्रिका तीन मोड़ वाले जीव तीन समय तक अनाहारक रहकर चौथे समय में आहारक होते हैं। जो नहीं आए कि चंद्रभान जी है ठीक। यदि न कर्म, इस तरह से रह के, यानी नो कर्म आहार ग्रहण करते हैं। जीव इन नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें अपने शरीर, मन, वचन, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाता है ना? वर्गणाओं के 5 प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी वर्गणाएं हमने पढ़ी थी? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्माण वर्गणा, है ना? अब देखो, पुद्गल की कुल 23 वर्गणाएं हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन हो रहा है। पुद्गल की कुल 23 वर्गणाएं हैं, परंतु ऊपर बताई हुई 5 वर्गणाओं को ही जीव ग्रहण करता है एवं छोड़ता है ना? बाकी की बहुत सारी ऐसी वर्गणाएं हैं जिनसे जो ऐसी चीजें जो निर्माण होती हैं, जैसे सीमेंट है या जो प्लास्टिक है, जो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो दृश्य में दिखाई तो देती हैं, लेकिन जीव उनका ग्रहण नहीं करता हुआ पाया जाता। तो मुख्यतः ये 5 वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है। 5 वर्गणाएं कौन सी है? आहार वर्गणा वगैरह जो 6 दी है, उनमें से कर्माण वर्गणा से कर्म बनता है, और अन्य 4 वर्गणाओं से शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास, तेजस शरीर आदि बनते हैं। इन्हें नो कर्म वर्गणा कहते हैं। यानी ये 6 जो 5 वर्गणाएं दी, इनमें से 5वें नंबर की अगर आप अलग कर दें कर्माण वर्गणा, तो बाकी की जो 4 वर्गणाएं हैं वो शरीर के किसी ना किसी अवयव में को बनाने में, या मन को बनाने में, या भाषा को बनाने में, या तेजस शरीर को बनाने में काम आती है। तो ये सारी कर्माण वर्गणा के अलावा जितनी वर्गणाएं हैं उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है नो कर्म वर्गणा। अब हम इन वर्गणाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। देखो, अब परिभाषाएं आएंगी। शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे एनर्जी है ना, तो अपन बोलते हैं साहब उसकी एनर्जी बहुत है, हमारी एनर्जी थोड़ी कम है। तो एनर्जी का मापदंड क्या है, कैसे नापा जाता है? जैसे हम अगर जो टेक्निकल टर्म्स में बोले तो हॉर्स पावर में एनर्जी नापी जाती है, या वाटेज वाट्स में नापी जाती है, किलोवाट्स वगैरह में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी भी होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कई तरह के नाम है ना। तो वो जो उसकी माप की यूनिट्स भी हैं, कैलोरी में मापी जाती है एनर्जी, है ना? और आपके जो है वाट्स हो गए, हॉर्स पावर हो गए, किलोवाट हो गए, किलो, ये सारी जो है उसकी यूनिट्स हैं। इसका मतलब क्या है? एनर्जी एक क्वांटिटी है विच इज मेजर्ड, मेजरेबल, जो मापी जा सकती है। तो उसका एक बहुत बड़ा भाग भी होगा और बहुत छोटा भाग भी होगा। तो वो बोल रहे हैं कि सबसे छोटा भाग एनर्जी का क्या है, मिनिमम एनर्जी जिसको कहें। तो एनर्जी का सबसे जो कम भाग है वो ऐसा भाग है जिसके आगे फिर उसका फर्दर भाग नहीं किया जा सकता। जैसे अपन बोलते हैं स्कंद का सबसे छोटा रूप क्या है, बोले परमाणु, क्यों? परमाणु से छोटा कोई भाग हो नहीं सकता, इसलिए सबसे छोटा वही है। उसी तरह से शक्ति का सबसे छोटा भाग जो है वो है अविभाग प्रतिच्छेद, यानी शक्ति का वो अंश जिसका कि उससे छोटा अंश नहीं किया जा सकता। अविभाग माने उसके फर्दर विभाग नहीं किए जा सकते। तो इसलिए परिभाषा क्या दी है? शक्ति के अंशों को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर स्कंद बनता ना, ऐसे बहुत सारे अविभाग प्रतिच्छेद बन करके शक्ति का एक जो मेजरेबल अमाउंट है वो बनता है। प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। वो जो परमाणु है ना, अपन कहते हैं हमने फल देने की शक्ति है ना। परमाणु अगर खाली होने में कुछ तथ्य ना हो तो वो किस काम के?
उन परमाणुओं में कुछ कार्य काली वो होती है ना, एनर्जी होती है, शक्ति होती है, कार्य करने की जो उनकी जो क्षमता होती है वो परमाणुओं में, वो उनकी शक्ति कहलाती है। और वो शक्ति ही वास्तव में जो ये जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो उतने अंशों में उसकी शक्ति उसके अंदर में रहती है। इसलिए देखो, प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। देखो, वर्ग की बताया, अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद कौन सा हुआ? एनर्जी का सबसे छोटा भाग। अब वो भागों का एक बंच बनाया हमने, तो बंच बनाने के बाद में जो बंच है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। और फर्दर देखो, जिन परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। वन जो वर्गना शब्द यूज करते हैं ना, उसका रहस्य समझिए। क्या बोल रहे हैं? जिन परमाणुओं में, परमाणु तरह तरह के हैं, किसी में कम फलदान देने की शक्ति है, किसी में ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या? उनमें अलग अलग एनर्जी लेवल है, इसका मतलब अलग अलग अविभाग प्रतिच्छेद है शक्ति के। तो वो क्या बोल रहे हैं? ऐसे परमाणु इकट्ठे करो जिसमें समान शक्ति के समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं, एक जितने ही हैं, उन परमाणुओं के वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि वर्गना उन परमाणुओं के समूहों का नाम है जिनमें सब में एक जैसी ही ऊर्जा रहती है। ठीक है सर? तो इसलिए उन्होंने बोला वर्ग और वर्गना, वर्ग माने समूह और वर्गना माने उन समूहों का एक समूह। अर्थात किसी विवक्षित वर्गना के सभी परमाणुओं में शक्ति के अंश समान होते हैं। फिर है जो वर्गना औदारिक यानी मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर, वैक्रियक यानी देव और नारकी का शरीर, और आहारक अर्थात आहारक रिद्धिधारी छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के तीर्थ वंदना या समोशरण में गमन करने के लिए अंतर्मुहूर्त काल तक बना हुआ एक शरीर, इन तीन शरीर रूप से परिणमित होती हैं, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। देखो, तो क्या बोल रहे हैं? आहार वर्गना किसे कहते हैं? जो तीन तरह के शरीरों के निर्माण में सहायक हो। तीन तरह के शरीर कौन से? एक तो आपके जो हम सबके शरीर हैं, औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के, या वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के, ये तो दो अपन जानते हैं। तीसरा आहारक शरीर कौन सा होता है? रिद्धिधारी मुनिराज के छठे गुण स्थान में जब उनको किसी तरह की कोई शंका होती है तो वो तीर्थंकर की या तो वंदना करने का भाव होता है या कुछ उनको शंका समाधान करने का भाव होता है, तो उनके शरीर से एक हाथ का एक पुतला निकलता है, सुंदर शुक्ल निकलता है, और वो जा करके उसकी आयु कितनी रहती है उस पुतले की? एक अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए वो वंश का निर्माण होता है, और मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है मुनियों के। खाली वो जाकर के उसमें तेजस कर्माण शरीर के साथ में रहता है, मुख्य शरीर से जुड़ा रहता है, और मुनि की वंदना या तीर्थंकरों की वंदना करके अपनी शंका समाधान करके लौट आता है अंतर्मुहूर्त में। तो उस शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। तो इन तीन शरीर रूप से परिणमित होती है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। जीव योग द्वारा इन वर्गनाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव क्या करता है? अपन ने पढ़ा योग का, अपन ने वो पढ़ा मैकेनिज्म कि जीव आत्मा के प्रदेश निरंतर कंपायमान रहते हैं, जो प्रति समय प्रतिकंपित रहते हैं, उनके कारण जो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण किया जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु आते हैं, ऐसे ही वो योगों के निमित्त से कर्मों के पहाड़ ग्रहण किए जाते हैं। इन तीन शरीर, जीव योग द्वारा इन वर्गनाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जैसे हम बहुत सारी चीजें हवा में सूंघते हैं, सूंघ करके उनसे बहुत सारी चीजों से हमारे शरीर के निर्माण में भी वो काम आते हैं। सूंघना भी एक तरह का आहार है ना, तो वो हमारे शरीर के निर्माण में काम आते हैं। कि आप बहुत जोर से सांस लो आप,
उसमें ऑक्सीजन भी आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी और बहुत सारे ऐसे पदार्थ आ जाएंगे जो आपके शरीर निर्माण में आपको सहायक होंगे। जो प्राणायाम वगैरह जो सब करते हैं वो क्या करते हैं, तो इसलिए वो क्या हो रहे हैं कि एक बार वो वर्गनाएं तो आ गई, अब उनको शरीर रूप से परिणमित करना है। वो कैसे होंगे ये भी अपन समझेंगे। जीव योग द्वारा इन परगणाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं 6 प्रकार की पर्याप्ति, है ना। देखो शरीर जीव के अंदर में वो आई होकर वर्गनाएं, तो वो क्या करने के लिए आई हैं, और जो आपने जो ग्रहण किया है वो ग्रहण करने से उनकी पूर्णता, उनको सही रूप में उनको कार्यकारी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो शक्ति है, वो आत्मा में जब आ जाती है, प्रकट होती है, उस अवस्था को पर्याप्ति कहती है। ये अपन और पढ़ेंगे। जीव योग द्वारा इन वर्गनाओं का ग्रहण करके उन्हें शरीर रूप परिणमित करता है। जीव की इस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। क्योंकि पर्याप्ति एक स्वतंत्र विषय है, इसलिए हम उसकी चर्चा बाद में भी करेंगे, अलग से एक टॉपिक है पर्याप्ति का। अब देखिए, तो आहार वर्गनाओं के बारे में जो सबसे पहला वर्गना आई ना, आहार वर्गना, जो वर्गना औदारिक, वैक्रियक और आहार के ये 3 तरह के शरीर जिनसे बनते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा और परिभाषा देता हूँ। आहार वर्गना किसे कहते हैं? एक इंद्रिय से लेकर, इसमें नहीं है वो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रियों के शरीर, मनुष्य, देव, नारकी जीवों के शरीर और अन्य दिखाई देने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि सभी आहार वर्गनाओं में आती हैं। और ये सब तथा तेजस शरीर 9 कर्मों के अंतर्गत आते हैं। संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो जो दृष्टिवल है, वो सारा, और तेजस शरीर, ये सब किसके पार्ट हैं? 9 कर्म वर्गनाओं के पार्ट। सीमेंट, लोहा, ये सब जो आपको दिख रहे हैं, ये सब चीज भी ये आहार वर्ग, भले ही हम उनको खा नहीं रहे हैं, आहार वर्गना करती है नहीं कि उन्हें खाना जरूरी है, वो एक टाइटल है, नाम है, वो उसके अंतर्गत में ये सब आती हैं। और वो सब आगे मिल करके, और तेजस शरीर, ये सारे मिल करके एक जो बड़ा ग्रुप है 9 कर्म का, उसके अंतर्गत आते। तो 9 कर्म वर्गनाओं में क्या क्या आ गया? न केवल आहारक वर्गनाएं आ गई, उसके अलावा तेजस शरीर आ गया, उसके अलावा ये सारी जो आपने पढ़ी ना, 6 ऊपर पढ़ी है, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये सब 4 नंबर तक की जितनी वर्गना है, ये सारी 9 कर्म वर्गनाओं के अंतर्गत आती हैं। 5वें नंबर की जो कर्मांड वर्गना है वो एक अलग है, वो 9 कर्म वर्गना नहीं, वो तो डायरेक्ट कर्मांड वर्गना। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए और बताता हूँ। जो वर्गना तेजस शरीर रूप परिणमित होती है उन्हें तेजस वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त है। आपको शास्त्रों में तेजस शरीर के बारे में इतना ही मिलेगा कि तेजस शरीर का काम क्या है। जो शरीर हैं बाहरी, औदारिक शरीर हैं या वैक्रियक शरीर आदि हैं, उनमें जो एक कांति आती है, उसमें अंदर उनमें ग्लो जो आता है, वो उस एनर्जी पिंड के कारण आता है, जिसे हम तेजस शरीर कहते हैं। तो वो तेजस शरीर आपको बहुत सारी जगह पे, अलग अलग जगह पे अभी विस्तार भी मिलता है उसका। जैसे बोलते हैं कि हमें जो जठराग्नि होती है ना, भोजन हजम करने के लिए एक अग्नि उत्पन्न होती है शरीर में, वो तेजस शरीर का ही एक रूपांतरण है या उसका ही एक कारण है। और भी बहुत सारे, कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि जब हमारा कर्मांड शरीर जाता है, विग्रह गति में भी जाता है, तो उसको कैरी करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो तेजस शरीर क्योंकि साथ में जाता है, इसलिए वो एनर्जी पिंड जो है वो उसमें जाने में भी निमित्त बनता होगा, ऐसा लोगों का मानना। तो तेजस शरीर औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त है। जो वर्गना शब्द रूप परिणमित होती है उन्हें भाषा वर्गना कहते हैं। जिन वर्गनाओं से द्रव्यमन की रचना होती है उन्हें मनोवर्गना कहते हैं। ये हमारा मन है ना, हृदय स्थान पर जो हमारा अष्ट दल कमल के रूप में एक हमारा जो हृदय स्थान के ऊपर में इसकी मन की रचना होती है, जिसे वो फिजिकल फॉर्म में होता है, इसलिए उसको द्रव्य मन कहते हैं। जैसे ये हमारी नाक कान आदि ये फिजिकल है ना, जिनको द्रव्य इंद्रियां कहते हैं।
उसको जो है वो जो हमारा फिजिकली मौजूद है जो मन, उसको द्रव्य मन कहते हैं। लेकिन वो इतने सूक्ष्म परमाणुओं से बनता है कि वो दिखाई नहीं देता। चाहे आप उस शरीर का पूरा ऑपरेशन कर लें, उसका एक एक कण कण निकाल दें, तब भी वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। लेकिन वो फिजिकली अवेलेबल है। और आपको क्या बोलते हैं, केवल ज्ञानी को तो पता ही है, अवधि ज्ञानी को भी दिखाई देता है। दूसरी बात क्या थी, मैं इसके साथ साथ ही बता दूं, जिस तरह से द्रव्य इंद्रियों के पीछे भाव इंद्रियां होती हैं, जो आत्मा के ही पार्ट होते हैं, जो उनमें सेंसेशन के लिए जो जिम्मेवार हैं। क्योंकि फिजिकल चीज तो जो है वो जब तक अंदर से कोई चैतन्यता नहीं हुई, कोई काम के नहीं ना। तो चैतन्यता के रूप में द्रव्य इंद्रिय के साथ में उनके पीछे रहने वाले आत्मा के जो प्रदेश हैं, जो जिनके निमित्त से वो कार्य होता है, उनको भाव इंद्रियां कहते हैं। इसी तरह इस द्रव्य मन के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं, उनको भाव मन कहते हैं, है ना। ये बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। तो इन चार वर्गणाओं को नो कर्म वर्गना, ये आप समझ में आ गया ना। चार वर्गणाएं कौन कौन सी हो गई, ये अपना आहारक, तेजस, और ये आपके भाषा वर्गना और मनोवर्गना। इन चार वर्गनाओं को नो कर्म वर्गना और उनसे बने शरीर आदि को नो कर्म शरीर कहते हैं। ये शरीर हमारा वर्गनाओं से तो बना है। हम भोजन आदि भी करते हैं तो वो जो उनकी जो परमाणु हैं वो उसी जाति के होते हैं कि जिससे हमारे शरीर का निर्माण में मदद मिलती है। जिस प्रकार योग द्वारा यानी आत्मा के परिस्पंदन से, यानी आत्म प्रदेशों के कंपन से जीव कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण करता है, उसी प्रकार योग द्वारा यह जीव शरीर आदि संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करता है। देखो, अपने को मैकेनिज्म चाहिए ना कि साहब ये कर्माण वर्गणाओं का तो आपने बताया था उस दिन कि जिस समय जो है आत्मा के प्रदेश प्रकंपित होते हैं तो कर्मों का आश्रय होता है और कर्मों का ग्रहण होता है, द्रव्य कर्मों का, और मेरे वो जो मेरे कर्माण शरीर में आकर के जुड़ जाते हैं। तो नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कैसे होता है? नो कर्म वर्गणाएं वो ऐसा नहीं कि भोजन किया और वो सीधे आ गए, लेकिन वो आते कैसे हैं, तो उसका ग्रहण कैसे होता है। जिस तरह से हम भोजन जब करते हैं तो मुंह में जब ग्रास जाता है, जब तक वो निगलने की शक्ति ना हो तब तक अंदर कैसे जाएगा, है ना। आपने देखा कि भोजन मुंह में रखा है लेकिन यथा समय में आपका जो है वो ग्रास जो है अंदर सक्शन की वजह से चला भी जाता है, निगलने की शक्ति होती है। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं, जो आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है वो न केवल मुख्य कर्मों को आने में सहायक होता है, निमित्त बनता है, बल्कि नो कर्मों का भी उसी तरह से वो निमित्त बनता है। वही योग, उन्हीं योगों के द्वारा मुख्य कर्म और नो कर्म दोनों का ग्रहण उनके कारण से, उनके निमित्त से होता है। यह जीव शरीर आदि संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करता है, उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त रूप होता है। नाम कर्म का निमित्त रूप मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जो पहले से अलॉट कर दिया कि भाई देखो, ये 1 नंबर वाला जो आदमी है ये राजा है, तो इसको ऐसा भोजन दिया जाएगा जो राजा को शोभा देता है, राजाओं को हजम कर सकता है। आपने देखा ना, चक्रवर्ती का जो एक ग्रास है, एक ग्रास चक्रवर्ती जो ग्रहण करता है, उसका एक ग्रास भी उसका कोई भी पदाधिकारी, कोई भी दरबारी उसको हजम नहीं कर सकता। सिर्फ चक्रवर्ती के निमित्त से ही वो भोजन होता है, उसमें वैसी इतनी ताकत होती, इतना वो गरिष्ठ होता है कि उसको कोई हजम नहीं कर सकता। तो अलॉट कर दिया कि ये वाला भोजन चक्रवर्ती के लिए, ये वाला साधारण राजाओं के लिए, ये वाला साधारण मनुष्यों के लिए, ऐसा करते थे। तो जैसे हमने ये अलॉटमेंट किया, उसी तरह से जब जीवों के, हमारे कर्मों के सब तरह के जो है कोडिफाइड कर्म हमारे सत्ता में पड़े हुए हैं, जिसमें नाम कर्म भी है। अब जैसे ये डिसाइड हो गया कि इस जीव को अगले भाव में ये शरीर मिलना है, और उस गति में चला गया, उस आयु में चला गया, डिक्लेयर हुआ कि साहब इसको देव पर्याय मिलनी है। तो देव पर्याय के, अब देव पर्याय तक जाने का जो उसका आयु कर्म ने निर्धारण कर लिया। अब सवाल हुआ दूसरे लोगों का, अब इस दो देवगति में या देव पर्याय में जाने की बात तो हो गई, मैं अभी गति नहीं कहूंगा, देव पर्याय में। अब उसको वहां तक ले जाने की जिम्मेवारी, जहाँ वो देवगति उसकी शुरू होगी उस स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदारी, वहां जाने के बाद देवों जैसी उसकी हड्डियां,
देवों जैसा शरीर, जो भी उसके अवयव है, विक्रियक शरीर है, तो उसके जो है जिस तरह के अवयव होंगे वो, जैसे त्रियंचों की हड्डियां त्रियंचों जैसी होंगी, देवों की हड्डियां या देवों के ये अवयव होंगे देवों जैसे होंगे, उनमें भी छोटे बड़े होंगे कि कौन सा देव का कितना पुण्य है, तो उसके जो कितना चेहरे पर तेज होगा, उसका विमान किस तरह से डेकोरेट होगा, उस खुद का शरीर कैसा होगा। सारे देव हैं, सबके अंदर देवोचित अवयव हैं, लेकिन उनमें भी भेद है ना। सबकी एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं होती ना, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे हंस रहा है, वो सारा निर्धारण नाम कर्म करता है। तो बोल रहे हैं अब उसके वो जो परमाणु जो आ रहे हैं स्पंदन के थ्रू, उनमें नाम कर्म की भी भूमिका है कि कैसे कर्म ग्रहण किए जाएंगे, कैसे परमाणु ग्रहण किए जाएंगे, वो नाम कर्म गाइड कर रहा है। ऐसे जाएंगे, है ना। मैकेनिज्म क्या हो गया, तो आपके आयु कर्म ने उस पर्याय का निर्धारण किया, गति ने आपको माइग्रेट किया, वहां तक पहुंचा दिया, और उस गति के अनुसार होने वाली जो भी सामग्री आएंगी, गति नाम का एक पहरेदार बैठा है कि इसको, ये देव है ना, तो देव जाति के अवयव वाला परमाणु भेजो। तो वो जो गति नाम का जो नाम कर्म का जो अवयव है, प्रकार है, वो सब ये उस प्रकार की ही सामग्री को आने देगा। लेकिन उस प्रकार की सामग्री में भी फिर भेद पड़ेंगे। जैसे मनुष्य बहुत सारे, मनुष्य टाइप के सारे अवयव लगे हुए, लेकिन उनमें भेद है, किसी की आंखें छोटी, किसी की बड़ी, किसी की नाक छोटी, किसी की बड़ी। ऐसा सारा काम, उसकी भाषा कैसी होगी, उसकी चाल कैसी होगी, उसकी जो और चीजें कैसे होंगी, यश आदि उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर करके मर जाए लेकिन कोई उसको अच्छा नहीं कहेगा, ये सारी चीजों का निर्धारण नाम कर्म करेगा। ये अपन नाम कर्म जो ललित जी पूछ रहे थे ना, उसको बहुत विस्तार से जब अपन वो पंचलब्धि पढ़ेंगे ना, तो बहुत विस्तार से दिया। तो देखो हम यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ी देर में आपको अनम्यूट करने वाला हूँ। अभी अभी जन्मा हुआ बालक कितना छोटा दिखता है और साल भर में कितनी तेजी से बढ़ता है। यदि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हमने खिला पिलाकर बड़ा किया, अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता, तो यह सब हमारी भ्रांति है ना। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन प्रश्न उत्तर करें। हाँ साहब, साहब जी, आज बहुत जल्दी अनम्यूट करना था। अच्छा ओके। ये पहला प्रश्न ये है, हाँ हाँ कि आपने जो यहाँ बताया विभाग प्रतिच्छेद, हाँ, ये सबसे छोटा अंश है एनर्जी का बिल्कुल नाम, हाँ, और उसके गुच्छे को आपने उसका वर्ग बताया है उसके उन परमाणुओं के समूह को आपने वर्ग बताया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, अब वर्ग से वर्गणा होने में हाँ उसी तरह के परमाणुओं का वर्ग बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यस, तो इसको अविभाग प्रतिच्छेद और वर्गणा, इन दोनों के बीच में वर्ग वर्ग की क्या महत्ता है? देखो वर्ग किसे बोलते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। मैंने एक छोटे से डब्बे में मैंने कुछ ऐसे परमाणु रखे जो जो उसी जाति के थे। जी सर। हाँ, अभी मैंने वो बहुत सारे डब्बे एक साथ इकट्ठे किए, एक स्ट्रीम बना दी उसकी, हाँ एक स्ट्रीम बना दी। तो आप ये कह सकते हो कि वर्ग और वर्गना तो एक ही चीज हो गई, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। यही कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो इसमें एक प्रश्न और उठता है, हाँ, उसका वर्ग का क्या क्वांटिफिकेशन है और वर्गणा के साथ उसका कितना मल्टीप्लीकेशन है? अच्छा ठीक है। देखो ये पहले उन्होंने जो जो वर्ग शब्द जो इस्तेमाल किया है, उसमें हाँ उन्होंने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उनके अंदर में सबके बराबर एनर्जी है या नहीं है, पहले जो वर्ग की परिभाषा वो दी है कि बहुत हाँ सारे परमाणु हैं, हो सकता है अलग अलग एनर्जी वाले ही हों, ठीक है ना। उन सबको मैं इकट्ठा कहूंगा तब भी उसको वर्ग कह सकते हैं, जो उसमें बहुत सारे परमाणु हैं। खाली उन्होंने डिफाइन किया है कि नहीं, यहाँ परमाणु पर एक, आप एक प्रश्न उठता है यहाँ पर हाँ कि क्या डिफरेंट एनर्जी के परमाणुओं का एक वर्ग बन सकता है? क्या वर्ग तो हाँ उन्हीं हाँ का हाँ 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 हाँ, नहीं, देखिए जो आपने परिभाषा दी, अविभाग प्रतिच्छेद एक मिनिमम क्वांटिटी है हाँ और उन ऐसे परमाणुओं के समूह को हम वर्ग कहते हैं।
बराबर। तो इसका मतलब वो उनका उस वर्ग का एनर्जी लेवल सबका एक ही होगा। हाँ, जो ठीक है, अपन बाद में अभी आप कह रहे हैं हाँ, डिफरेंट एनर्जी लेवल के भी इकट्ठे होकर वर्ग बन सकते हैं। वर्ग बन सकते हैं। नहीं, तो दोनों में अंतर हो गया ना सर। तो अंतर कर रहे हैं ना अपन। देखो अपन क्या? क्या अंतर कर रहे हैं कि कर्मों परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं, चाहे वो अलग अलग एनर्जी वाले ही क्यों ना हो। जब मैं अलग अलग परमाणुओं को इकट्ठा करता हूं, अलग अलग शक्ति वालों को, तो उनको मैं वर्ग कह सकता हूं। देखो पहली वाली परिभाषा में साफ लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त है। इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा है अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए अभी मैंने इस तरह से सेग्रीगेट नहीं किया, एक सी एनर्जी वालों को सेग्रीगेट नहीं किया, तो अलग अलग एनर्जी वालों को मैंने एक ग्रुप में रख दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसे वर्ग कहा। लेकिन अगर मैं उनको इस तरह से सेग्रीगेट करूं कि सेम एनर्जी लेवल वाले हों, तो उसको वर्गना कहा जाएगा। मेरे ये समझ में आया, और किसी को कुछ और समझ में आया तो बताएं। नहीं, अभी इसमें सब इसमें ऐसा ऐसा मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है कि जैसे एक वर्ग है तो उसमें जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है वो समान उसके हैं। जैसे मान लो वर्ग 1 बोले तो वर्ग 1 में समान अनुभाग प्रतिच्छेद के परमाणु है। वर्ग 2 के जो परमाणु का अनुभाग प्रतिच्छेद है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है वर्ग 1 से। वही मेरा कहने का मतलब। तो एक्चुअली वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 ऐसे समेशन कर दें, सबको मिला दें तो वर्गड़ा बन गई। इंडिविजुअल वर्ग में अलग अलग अनुभाग प्रतिच्छेद का लेवल हो सकता है, एनर्जी लेवल। हाँ, ये तो मैंने भी कहा कि जो पहला वाला जो वर्ग है उसमें अलग अलग हो सकते हैं उनमें एनर्जी लेवल, लेकिन वर्गना जिसे कहते हैं उनमें सारे जितने परमाणु हो एक लेवल की शक्ति वाले ही होंगे। नहीं ललित जी, फिर एक लेवल की कहूंगी, जब आपने वर्ग में अलग अलग अनुभाग प्रतिच्छेद की शक्ति है, तो वर्गड़ा और वो सब वर्गड़ा में अलग अलग अनुभाग प्रतिच्छेद की शक्ति वाले वर्ग हैं, वो मिला के हमने वर्गड़ा बनाई है। नहीं 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 ललित जी, बहन जी को पूछे जरा, बहन जी बताइए। बहन जी है उधर? है, बोल रही हाँ बहन जी बताइए जरा, ये वर्ग और वर्गना की जो डेफिनेशन दी है इसमें क्या फर्क है? वर्गर बस मुझे भी ज्यादा याद नहीं है, उसमें से वर्ग और वर्गना, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं, बहुत सारे वर्गों के समूह को। बस इतना ही याद है, नहीं याद है अभी इस समय नहीं याद आ रहा है। बस जो आपने पढ़ा यही ध्यान आ रहा है, जो उसने पढ़ा था ना कर्म कांड में, गोमट सार कर्म कांड में पढ़ा था, लेकिन अभी याद नहीं आता। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें वर्ग का जो है ज्यादा उपयोग नहीं आएगा, आगे वर्गना का बहुत उपयोग आएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी अब क्लियर नहीं हो रहा है। इसको बाद में इसका आ जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बाद में ये आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। फिलहाल तो हमारा काम जो है दूर दूर तक वर्गनाओं से ही चलेगा। नहीं है, समान 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 अविभाज्य जो प्रदेशों का जो समूह है, वो एक परमाणु में भी, एक परमाणु में भी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। इसलिए शक्ति अंश, जो शक्ति अंश होते हैं ना, वो अनंत होते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद। देखो इससे क्लियर हो गया है। इससे क्या क्लियर हो गया कि एक परमाणु जो है वो एक शक्ति का पुंज है, और उसमें बहुत सारे अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। इसलिए प्रत्येक परमाणु इटसेल्फ, उसको हम वर्ग कह सकते हैं। देखो लिखा है, इसलिए पहले कहा प्रत्येक परमाणु अपनी शक्ति यानी अनुभाग से युक्त है, अर्थात अविभाज्य प्रतिच्छेदों से युक्त है प्रत्येक परमाणु। इसलिए परमाणु को वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति का पुंज है ना, उसके असंख्यात उसमें जो शक्ति के प्रतिच्छेद हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु को वर्ग कह सकते हैं। और अनेक ऐसे परमाणुओं को वर्गना कहते हैं, और अनेक परमाणुओं को जिनमें शक्ति का लेवल एक जैसा हो, एक जैसा है, उनके समूह को वर्गना कहते हैं। तो मतलब ये क्लियर हुआ जी कि अविभाज्य प्रतिच्छेद की जो एनर्जी लेवल होगा, वो उसी सेम क्वालिटी का वर्गनाओं तक रहेगा, वो ग्रुप एक ही रहेगा। एक पर्टिकुलर उद्देश्य से। उसमें ऐसा है, वो जो बंद होता है ना परमाणु में, जो अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं,
तो वो बंद की क्या वो डेफिनेशन ही है ना। अगर उसमें एक अंश है मतलब तो उसका बंद ही नहीं होता दूसरे का। तो 2 वाले का 4 वाले के साथ और 3 वाले का 5 वाले के साथ अपने से 2 अधिक बंद वाले के साथ बंद होता है और फिर उससे वर्गनाएं बनती हैं। हाँ, इसको पहले जरा बता चुके समझाएं। हैं, ये पहले बता चुके हैं। जैन साहब इसको थोड़ा रिपीट कराएंगे, जो बहन जी ने बताया बहुत अच्छी चीज बताई लगता है। पहले बता चुके हैं। अभी इसलिए नहीं बताया आपको, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बंद कैसे होता है, वो मैकेनिज्म अलग है। उसमें उसमें अपने आप बढ़ते और घटते रहते हैं। हाँ, उसमें स्निग्धता, रुक्षता, ये सारे बहुत सारे पैमाने। अच्छा, हाँ, वो बहुत क्रिटिकल है वैसा है, लेकिन अभी तक अविभाज्य प्रतिशत के हिसाब से ही अगर समझे हम तो उसे इसे जैसे भाई साहब समझा रहे हैं वैसे ही हूबहू सही है वो। और इतना ही आप समझिए अभी फिलहाल, अभी बहुत आगे तक चले गए, अभी तो ये बहुत वर्गणाओं से खेलना है आपको आगे। अच्छा भाई साहब, एक बात मुझे और कहनी है। हाँ जी। एक बात आपने बताया तेजस शरीर जो है जीव को ले जाने में काम आता है। हाँ। मेरा ये कहना है हाँ। कि जीव स्वतः ही स्वभाव से ऊर्ध्वगामी होता है, इसमें तेजस का और कोई रोल नहीं होता, क्योंकि तेजस जो है पुद्गल है और कार्माणी पुद्गल है। जब तक कार्मा शरीर जीव के साथ है तो कार्मा शरीर को ले जाने लाने में ही तेजस शरीर काम करता है, क्योंकि जीव को ले जाने में नहीं करता। जीव तो स्वतः से ही ऊर्ध्वगामी है। केवल कर्माण शरीर जब तक है उसको ढोने के लिए, तब तक ही ढोने के लिए इंजन की जरूरत है, प्रयोग करे। ये मेरा कहना है ना। ठीक है, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी जो वैसे भी पौद्गलिक ही है। हाँ बिल्कुल, पौद्गलिक के लिए ही काम आती है, बिल्कुल पौद्गलिक काम आती है, इसलिए जीव से कोई संबंध नहीं है, जीव बिल्कुल सेपरेट है उससे। क्योंकि जीव उसके अंदर रहता है ना, इसलिए उस दशा की बात अपन ने की। जी जी जी, उस संसारी दशा में देखिए बाबूजी जी, कर्मांड शरीर उस जीव की आत्मा से चिपके हुए हैं। हाँ, वो उसके साथ ही संसारी दिशा में, संसारी जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव, जीव के लिए तेज शरीर की आवश्यकता नहीं है। जीव को स्वतः ही ऊर्ध्वगामी है, ऊपर चला जाता है। देखिए, जब जीव से मुक्ति मिल जाती है तो वो सिद्ध शिला पे जाके बैठ जाता है, उस समय तो कुछ नहीं रहता है आत्मा। हाँ, स्वभाव। हाँ, मगर जब तक वो संसार में भ्रमण कर रहा है, हाँ, वो आपसे तो जब तक तो आत्मा के जो कंपन है उनसे अट्रैक्ट होके वो आत्मा से चिपका हुआ है ना कर्मांड शरीर। हाँ, वो तो है ही। और वो जब पर्याय बदलता है तो दूसरी गति में जाके वो आत्मा से चिपके हुए तो जाता है, और तेजस शरीर उसके साथ जाता है उसको ले जाने के लिए। नहीं, तेजस शरीर उस कर्माण को ले जाता है, जीव साथ ही जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जीव के साथ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीव को लेके जाता है। ठीक है, आप इस तरह समझ कैसे। हाँ, उनका कहना ये है कि मतलब अपन वहां सेपरेट नहीं कर सकते कि ये जो तेजस शरीर है वो खाली कर्माण शरीर को ढो रहा है और जीव जो है इंडिपेंडेंट डिफरेंट होकर के साथ अलग नहीं है, क्यों संसार में साथ चिपका हुआ। मिली दशा, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न है सर, ये जो कर्मा आहार वर्गना और ये सब जो चीजें, तेजस, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये भी जैसे मनुष्य ने कर्म किए, कर्मबंध हुए, उसी के आधार पर डिसाइड होंगी कि इसकी वर्गना कैसी है? नहीं देखो, वो तो है ही। अभी जैसे कि एक इंद्रिय जीव को तो भाषा वर्गना चाहिए ही नहीं, एक इंद्रिय जीव को भाषा वर्गना चाहिए नहीं। 2 इंद्रिय से लेकर के नहीं है। हाँ, और 2 इंद्रिय से लेके आगे तक के जो जीव हैं उनकी भी भाषाएं अलग अलग रहती है ना। 2 इंद्रिय वाला कैसे बोलेगा, 3 इंद्रिय वाले की आवाज कैसी होगी, 5 इंद्रिय वाले में भी किस तरह की आवाजें होंगी, तो भाषा वर्गना तो आ गई, लेकिन उसके प्रकार डिफरेंट हुए। नाम कम करवाए, जैसे कर्म के हिसाब से होगा ना, जैसे मनुष्य ने जैसे कर्म किए हैं और बंधा है, बिल्कुल उसके आधार पर ही ये चीजें डिसाइड होंगी। यस, सारा कर्मों के आधार पर ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं है जो कि किसी केवल उसको 2 भाग में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि वो मनुष्य की संरचना पे नो कर्म डिसाइड करें। जो 4 वर्गना है वो मनुष्य संरचना पे या उसको कैसा नाम कर्म के हिसाब से हो रहा है वो, और जबकि कर्मण वर्गना भी बेसिकली कर्मबंध के आधार पर ही बनना ही है, लेकिन ये उसका सुख दुख का जब आएगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ जो ये वर्गनाएं अलग, एक मिनट, अलग अलग जो वर्गनाएं बताई गई है ना, भाषा वर्गना, इसका अर्थ क्या है कि वो परमाणु, उस जाति के परमाणु जो भाषा रूप में परिणमित होने की योग्यता रखते हैं, उनका आगमन होता है, वो भाषा वर्गना कहते हैं।
है ना, अलग अलग जो परमाणु कहते है तो हैं, लेकिन वो भी कर्मबंध के हिसाब से डिसाइड होगा। हाँ, वो कर्मबंध तो है ही अपने आप, वो कर्मबंध तो सब जगह चल रहा है, लेकिन यहाँ अपन अब कर्मबंध का तो अपन और आगे बहुत सारा पढ़ेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं क्या कह रहा था, ललित जी जो कह रहे हैं वो बात ये है, जिस तरह के आपने कर्म बांधे हैं उसके अनुसार से आपको पर्याय गति मिलेगी। हाँ, आपको कौन सी एक इंद्री, दो इंद्री, त्रंच गति मिली है, नरक गति मिली है, और गति के हिसाब से वो परगणाएं मिलेंगी। उस परगणाओं में अगर भाषा की जरूरत है, मन की जरूरत है, भाव की जरूरत है, तो चारों परगणाएं काम करेंगी। बिल्कुल ऐसी गति मिली है जिसमें एक इंद्री जीव है, उसमें बाकी परगणाओं की जरूरत नहीं है, तो वही परगणाएं मिलेंगी। तो परगणाओं का मिलने का डिसीजन तो जैसे आपने कर्म बांधे उसके हिसाब से जो गति आपको प्राप्त हुई है उसका चयन हो जाएगा। मगर यहाँ चारों चीजों का क्लासिफिकेशन करके स्पष्टीकरण कर दिया है कि चारों चीजें होती हैं, तो जो भी एप्लीकेबल जिस गति के लिए होगा उसमें यूज हो जाएगा। जो बराबर, बिल्कुल सही। आरपी जैन साहब कुछ बोल रहे थे। आरपी जैन साहब, आरपी जैन साहब, उनका प्रश्न लगता उत्तरित हो गया। वो भाई कहीं चले गए, रुमाल रख के रुमाल रख के चले गए। बाबूजी अवध ज्ञानी हो गए। सही, देखा आवाज नहीं आ रही। चलिए आगे चलते हैं। और किसी का कोई प्रश्न पूछा भी इससे पहले कि अपन आगे बढ़े? थोड़ा जल्दी अनम्यूट कर दिया कीजिए आगे सर। नहीं, वो क्या है कि बीच अभी कई प्रश्न भूल गया मैं। नहीं, कोई बात नहीं, अभी अपन जो है बहुत सारे रिपीट करेंगे। नहीं, कई प्रश्न मैं भूल गया बीच में, इतना लंबा चल गया। हो सकता है। देखो मैं आपको और प्रश्न सुझाता हूँ अभी जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में। चलो हम भाग्यशाली होंगे। अपन ने देखो ये पहले तो अपन ने पढ़ा कि जिस तरह से आत्मा तो अपने पढ़े में खुद ही प्रश्न लगा रहा हूँ। हाँ, जिस तरह से हमने आत्मा के परिस्पंदनों को रिस्पॉन्सिबल माना है कर्माण वर्गणाओं के आने में, उसी प्रकार से हमने ये भी माना है कि उन्हीं परिस्पंदनों के फलस्वरूप नौकर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण होता है। मतलब परिस्पंदन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे मेन कर्म भी आते हैं और शरीर आदि के निर्माण के लिए या जो अपन ने 5-4 वर्गणाएं जो पढ़ी हैं उन सबके आगमन के लिए भी वही परिस्पंदन रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी, ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, हैं? ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर स्पंदन हम कर रहे हैं तो हमारा शरीर बनाने के लिए कर रहे हैं और आप कर्म भी आ रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा दूसरा थोड़ी लेके आएगा आपको कि इसके लिए प्रकंपन के लिए कुछ और लाओ, किसी और को खड़ा करो, तब वो कर्म आपको प्रदान करेगा। वही तो प्रॉब्लम हो गई ना। बाबूजी ये काम जो है उनको दे दो। बाबूजी थोड़े जाएंगे बनाने के लिए उसके शरीर को। नहीं, वो कह रहे शरीर तो हम बनाएंगे, कर्म बनाने के लिए जो है या तो सीवी जैन साहब को दे दो कॉन्ट्रैक्ट। वही कह रहा हूँ मैंने, बाबूजी को बुलाया जाएगा शरीर बनाने। देखो एक तो अपन ने ये पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? शैलेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे सीवी जैन साहब ने ये बोला कि जैसे आपके पास में 5 मेन है, आहार वर्गना, तेज वर्गना, वासा वर्गना, मनु वर्गना, कर्म वर्गना, लेकिन ये टॉप हायरार्की में हो गई। फिर उसके नीचे जैसे आपके भाषा वर्गना में भी कई हायरार्की रहती है और उनके हिसाब से फिर भाषा अपनी सेट होती है। करेक्ट? ये समझ, ये कथन सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फर्दर क्लासिफिकेशन होगा ना सबका। कई कौवे की भाषा अलग होगी और इंसान की भाषा अलग होगी, कोयल की भाषा अलग होगी। चींटी की आवाज सुनी आपने शैलेंद्र जी? चींटी की आवाज अलग होगी। नहीं सुनी? वो एक जगह पे एक वक्ता ने लोगों को सुनाया, बोले कि सब लोग शांत हो जाइए, मैं आपको एक चींटी की आवाज सुनाता हूँ। तो वो लोग कुछ बोल रहे थे, तो वो रोना एकदम फिर भी थोड़ा हल्का हुआ स्वर अभी भी चल रहा था। उनका देखो भाई साहब, चींटी कितनी छोटी सी होती है, उसकी आवाज भी कितनी कम होगी, तो जब तक आप ये जो कुछ करते रहोगे आवाज तब तक वो कैसे सुनाई पड़ेगी। तो आपको मैं चींटी की आवाज सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। तो फिर उन्होंने धीरे से कहा कि भाई साहब इतनी छोटी सी चींटी की आवाज आपके कानों तक आएगी कैसे, लेकिन आप ये लेवल मेंटेन करो, हो सकता है मैं बीच में निकाल दूं वो आवाज। तो पूरे थ्रू आउट उनका भाषण चलता रहा, लोग वो चींटी की आवाज के इंतजार में उनका भाषण सुनते रहे। सुननी हो तो भैया सुन लो। तो यही भाषा
यही तो भाषा वर्गणा है। सो आपका जैसे आदमी का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। सो आदमी का जैसे जैसे शरीर बन रहा है तो उसका रंग रूप कैसा होगा, चिकना होगा, रूखा होगा, तो वो सब आपके कॉम्बिनेशन जो है, जो जैसे आपकी जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कॉम्बिनेशन है वो अदर प्रभाग कॉम्बिनेशन के बेस पे आपका बनेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो मैं एक काम करूंगा, तभी तो शकल नहीं मिलती एक से दूसरे की। हाँ। और ना आवाज मिलती है, कभी कभी मिल जाती है, मुकेश की आवाज नितेश से मिल जाती है, निकाल लेते हैं लोग आप। हाँ। मैं एक काम करूंगा, वैसे हमको वो पंचलब्धि में नाम कर्म का विशेष वर्णन दिया हुआ है, लेकिन आपकी जिज्ञासा देखते हुए इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैं आपको वही नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां उनके बारे में बताऊंगा। बहुत बढ़िया। नहीं, जैसे क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि साहब हमारे जैसे हम लोग का साइज कम है, हम लोग हाइट में कम है, तो बड़ी हाइट की लड़की लें तो जिससे हमारे परिवार की, तो वो बहुत सारी बातें सोच चलती रहती है आदमी की, तो लेकिन बात इस पे बहुत ज्यादा बनती नहीं है। वो आपकी कर्म वर्गणाओं के हिसाब से वैसा निमित्त बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके माँ बाप छोटे होते हैं उनके बच्चे भी बहुत लंबे होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। नाम गति कर्म भाव जैसे होता है, लेकिन वो क्या है कि ऐसा देखने में आता बाई चांस, तो उससे लोग कोरिलेट कर लेते हैं, जैसा उनके माँ बाप की भी लंबी हाइट है इसलिए इनकी भी ज्यादा होगी, और ऐसा क्योंकि उनके कर्म भी उसी तरह के होते हैं, बाई चांस निमित्त वैसे बनते हैं, साइड हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है ये जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये चलन जी हटके एक बात बता रहा हूँ, ये जो आपने बात कही ना कि जो छोटे कद के होते हैं उनके बच्चे भी लंबे हो जाते हैं, शैलेंद्र जी है ये, शैलेंद्र जी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कम हाइट के होते हैं उनके बच्चे हाइट ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि 14 साल से 17 साल की उम्र में शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं, और उस उम्र में अगर वो बच्चा इस हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज करता है तो उसका अवश्य जरूर पड़ता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। नहीं, अब आप ये बोलोगे कि कर्मों में क्या धरा है, आप लटकने लगोगे तो अपने आप ये बात तो विपरीत सिद्धांत से विपरीत होगी जैन साहब, जैन साहब। नहीं, अभी वो सिद्धांत भी घटित करेंगे उसमें, देखो। नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि मैं सिद्धांत से बात नहीं कर रहा हूँ, व्यावहारिक रूप से बोला जाता है वो बता रहा हूँ। अब इसमें सिद्धांत घटित करेंगे एल के जैन साहब, बताओ। अनम्यूट करो। अगर उसकी हाइट लंबी होनी होगी तो ये जो एक्सरसाइज सीवी जैन साहब बता रहे हैं निमित्त बन जाएगा, निमित्त मिलेंगे, वैसे निमित्त बन जाएगा। अगर उसकी हाइट ज्यादा होनी है तो हमारी लंबी होनी हो, निमित्त मिलेंगे वैसे। हाँ, निमित्त मिलेंगे। हमारा पूरा जो मेरा जो परिवार है उसमें मेरी हाइट भी कम है, ठीक है, मेरी वाइफ की भी कम है, बेटी की भी कम है, और बेटी के हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा नहीं है। तब उनका जो बच्चा है उसको नेचुरली उसकी हाइट भी हम उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी एक उसको साइकिल ला के दे दी गई, उसको ये किया गया कि जिससे वो जो एक्सरसाइज कर सकता है उससे हाइट बढ़ जाए। और उसमें दो चीज हो रही है कि उसको कोई सिखाने वाला नहीं, इस बीच में कोरोना आ गया, ना वो साइकिल चला पा रहा है। हाँ, मैं आपको यही समझाने के लिए, सिद्धांत समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। सही है, सिद्धांत सिद्धांत उसका होना ही वैसा है, उसकी हाइट भी उतनी कंफाइंड रहनी है, तो उसको उसके सारे निमित्त भी वैसे ही मिल रहे हैं। सही बात। फिर रजत की हाइट कैसे बहुत ज्यादा हो गई सर? उसकी साइकिल में चल, वो हमारे पिताजी चलवाते थे वहां पर। यही कहलवाना चाहता था वो के ये बोलने, वो लटकता भी था, लटकता तो मैं भी ग्वालियर में बहुत था। नहीं आप लटकते रह गए। मैं यही कहलवाना चाह रहा था आपसे। हाँ जी, यही आंसर कहलवाना चाह रहा था शैलेंद्र जी के लिए आपसे। हाँ। अब देखो, जो हमारे जो कॉलोनी थी उसके पीछे में एक वो जिम्नास्टिक का एक जगह थी, वहां पर नियम से जो है लटका करता था, और साइकिल भी इतनी चलाता था कि रोज सुबह वहां से जाकर के वो जो अपना हमारा फिजिकल कॉलेज था वहां जाता था साइकिल से, और वहां योगा सीखता था। वो हरिद्वार से वहां आए हुए थे, तो इतनी साइकिलिंग की, इतना जो मैंने खींचा तानी भी की, तब जाकर के इतना आया। नहीं तो एक हाथ के रह जाते। नहीं तो मुकनी जैसे रह जाते। तो इसका कहने का अर्थ ये है जैन साहब जी, मेरे मदर फादर की हाइट जो बहुत कम है। हाँ। और मेरी अम्मा और मेरे बाबा की भी हाइट बताते कम थे, लेकिन जैसे मेरा ब्रदर है वो मेरे से ऑलमोस्ट
6 या 7.5 इंच लंबा है मेरे से जी, और मेरी सिस्टर मेरे से 3 इंच छोटी है। हाँ, तो जबकि मेरी भी हाइट जैसे पूरी जैसे 5 फुट 3 इंच 2.5 इंच करीब है। तो ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब उसको जैसे अभी निमित्त ये कह सकते हैं कि उसकी वो नीचे गिर गया था बालकनी से, तो उसकी डॉक्टर ने कहा भाई ये इसकी हड्डी जो है कमजोर है, तो उसके वो कई सालों तक वो कैल्शियम सैंडोज की जो बोतलें खाता रहा। तो अब हो सकता है कि निमित्त की वजह वो हो गई हो, लेकिन ये उसकी कर्म वरना भी थी उसके साथ में, उसकी तो बड़ी है, तो ये मान के चलेंगे। देखो मुख्य रूप से वो जो कर्म है उसके कोडिफाइड जो कर्म है वही काम करते हैं, वैसे ही निमित्त मिलते हैं। और जो बाहर में देखने में आता साहब हम इतने लटके हम क्यों नहीं हुए, तो उसमें मुख्य जो है हमारा जो गवर्निंग फैक्टर है वो हमारा नाम कर्म है। नाम कर्म, यस। हाँ सही बात है। हमारे 3 लड़के हैं, 2 लड़के हमारे बराबर हैं, एक छोटा रह गया, अब क्या करें। हाँ, तो अब जैसे बाबूजी कई बार कहते हैं कि भाई साहब बहुत छोटे रह गए आप, तो फिर हमें ये कहना पड़ता है कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं उनकी हाइट सबसे कम होती। क्या बात कही तो इस तरह से बचाव करना पड़ता है अपना। बाबूजी आउटलो हो गया। चलिए साहब, तो देखो ये 3 शरीर का जो निर्माण अपन ने पढ़ा, ये कौन सी वर्गणाओं से होता है अपन ने पढ़ा ना। जो 3 शरीर कौन से हैं, एक तो औदारिक शरीर मनुष्यों तिर्यंचों का, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। ये तीनों शरीर का जो निर्माण है वो कौन से होता है, उन्हें आहार वर्गना कहते हैं ना, ये अपन को ध्यान रखना है। तीसरा जो मुनियों का जो शरीर बताया, एक हाथ का जो निकलता है, वो मिला करके ऐसे 3 शरीरों का जो निर्माण जिसमें होता है वो आहार वर्गना में आता है। और आहार वर्गना में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए जो जिनसे हम परिचित हैं उनके बारे में बताया। किस में आता है आहार वर्गना? मुनि शरीर, मुनि का शरीर, मुनि का वो जो आहारक शरीर जो निकलता है ना, रिद्धिधारी मुनिराज का जो आदि के लिए वो वाला। और उनका बाहरी शरीर तो औदारिक शरीर है ही, मुख्य शरीर, और वैक्रियक शरीर देवों का होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको देखो आहार वर्गना के बारे में और भी बताया कि उसमें क्या क्या कवर होता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ आहार वर्गना में और क्या क्या कवर होता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के शरीर, यानी मनुष्य, देव, नारकी, जीवों के शरीर, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के शरीर में तो ये आ गए आपके, मनुष्य आ गए, देव आ गए और नारकी भी आ गए। लेकिन नारकी कैसे हैं, गति के नहीं है क्या? पंचेंद्रिय बता दिया ना मैंने आपको, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के शरीर, उसमें त्रिंज भी आ गए। अच्छा जी, है ना, वही। फिर उसके अलावा मनुष्य, देव, नारकी, जीवों के शरीर और अन्य दिखाई देने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि सभी आहार वर्गनाओं में आती हैं। और ये सब तथा तेजस शरीर 9 कर्मों की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, है ना। 9 कर्म की जो कैटेगरी काफी विशाल कैटेगरी है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है कर्माण वर्गनाओं के अतिरिक्त बाकी का सारा मटेरियल 9 कर्म वर्गनाओं में आता है। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ ना। भाषा वर्गना, तेजस मनोवर्गना, ये सारे जो शरीर वर्ग आदि जो सब इसमें आ जाते हैं। कर्म शरीर भी आता है क्या फिर 9 कर्म में? कौन सा कर्म शरीर? नहीं, कर्माण छोड़ करके, इसलिए मैंने बहुत क्लियर किया ना कि ऊपर 5 शरीर जो बताया उसमें 5 नंबर में कर्माण वर्गना है ना। तो कर्माण वर्गना छोड़ करके पहला आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना, ये 9 कर्म है, 9 कर्म वर्गना है। ये 9 कर्म वर्गना है। और आहार वर्गना जो इसमें पहले नंबर पे आई, उसका मैंने आपको बताया, उसका विस्तार भी काफी है। आहार वर्गना अकेले का ही शरीरों का निर्माण और जो है बाकी की जो वस्तुएं हैं वो सब उसमें आहार वर्गना में आती है। ठीक है, अब आहार वर्गना में शरीर आ गया। देखो शरीर तो आ गया, लेकिन अब आप बोलोगे कि ये जो भाषा है ये शरीर से अलग है क्या, मनोवर्गना शरीर से अलग है क्या, तेजस वर्गना शरीर से अलग है क्या? है तो अलग है ना, तेजस वर्गना से तेजस शरीर बनता है, तो उस जाति के शरीर से तो अलग है ना वो। आहार वर्गना वाले परमाणुओं से अलग है। और मनोवर्गना, भाषा वर्गना क्या है कि इसका अर्थ क्या है कि बाकी के शरीर का निर्माण जिन परमाणुओं से होता है उन्हीं से मनोवर्गनाओं का निर्माण नहीं होता। उसके लिए परमाणु विशेष चाहिए जिनसे मन का निर्माण होता है। मन का कितना काम है, सारा रहस्य हमारा चलता है मन से, विचार, संकल्प, पूरा ही काम है साहब। तो वो अलग प्रकार के परमाणु होते हैं।
और भाषा वर्गना से जो भाषा आदि की उत्पत्ति होती है वो अलग है। तो इसलिए आहार वर्गना में जो बाहर का जो आपका शरीर है, इन चीजों को छोड़ करके बाकी जो शरीर के अवयव हैं उन सब का निर्माण जो जिनसे होता है उन्हें आहार वर्गना कहते हैं। सरिता जी समझ में आया? हाँ। ओके। और कर्मांड वर्गना भी क्यों अलग है? क्योंकि कर्मांड वर्गनाओं में वो सब कोडिफिकेशन की ताकत है ना, जो आपको भाव भाव में लेके घूमती है कि इसको क्या फल देना है, क्या फल नहीं देना है, वो सारी कर्मांड वर्गनाओं का काम है। यस। है ना? तो वो उसमें वो विशेष उनके अंदर में योग्यता होनी चाहिए, तो वो अलग है। ओके, तो देखिए हमारा समय हो गया है, तो मैं अभी एक थोड़ा सा पढ़ के आप समाप्त करूंगा। हमने अभी एक पढ़ा था लास्ट में, अभी अभी जन्मा हुआ बालक जितना छोटा दिखता है और साल भर में कितनी तेजी से बढ़ता है, यदि हम सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा किया, अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता, तो ये सब हमारी भ्रांति है। तो कैसे भ्रांति है ये अपन कल पढ़ेंगे। कई बार अपन बच्चे को एक से काजू किशमिश ये वो सब पकवान देते रहते हैं और वो बिल्कुल नहीं बढ़ता, बिल्कुल उसके शरीर पुष्ट नहीं होता। ऑन दी कॉन्ट्रेरी एक जो गरीब का बच्चा है वो दाल रोटी खाता है और उसका शरीर बड़ा पुष्ट हो जाता है ना। तो ये एक भेद तो हमको समझ में आता है कि हम जो सोचते हैं कि इन वस्तुओं से ही होगा, अगर उसका नामकर्म वैसा नहीं है, उसका उदय वैसा नहीं है, तो आप कुछ भी खिलाओगे उसको कुछ होगा नहीं। और अन्न से ही जीवन चलता है, ये बात भी गलत सिद्ध होती है अगर हम नरकों की तरफ देखें जहाँ एक कण भी नहीं मिलता। तो ये एक टॉपिक है अपने आप में, एक बड़ा टॉपिक है, अपन कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी कोई प्रश्न इस बारे में आपको बाद में भी आए, मैं भी उसका जो वीडियो बना करके उसको डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें से आप सुन करके भी अगर आपको कोई शंका लगे तो फिर कल पूछ सकते हैं। ठीक है सर, समय हो गया। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप परवास विको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर की छान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको काहू न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।